अमेरिका की नेस्डेक मार्केट में तेजी, अमेरिका में इंटरेस्ट रेट कम होने में अभी समय है, नेपाल की आईआईपी बढ़ने की संभावना है। तो ये आज मार्केट के मेन फैक्टर्स हैं जिन पर हमारे साथ में अर्थशास्त्री जुड़ेंगे, जिनके साथ में हम करेंगे बातचीत। आकाश जी हमारे साथ में जल्दी जुड़ने वाले हैं और आकाश जी जुड़ गए हमारे साथ में। आकाश जी, ये अमेरिका में इंटरेस्ट रेट कम करने को लेकर, कम होने को लेकर सिर्फ अभी तक कयास ही लग रहे हैं और ये बड़े बड़े देश जिसमें इंटरेस्ट रेट कम होने का नाम नहीं ले रहा, अगर इंटरनेशनल इकोनॉमी पर इसकी बात करें तो इसकी क्या छाप होगा और इसका इफेक्ट यहां तक कैसे पहुंचेगा भारत तक? आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया आपने सवाल पूछा, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है ये। बिल्कुल ये कयास बहुत देर से लग रहे हैं और हर बार हमें पता चलता है कि अमेरिका इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर पाया है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि अमेरिका में इन्फ्लेशन हाई है, वहां महंगाई ज्यादा है। और अमेरिका एक ऐसा देश है जहां रशिया यूक्रेन वॉर से पहले महंगाई या तो होती ही नहीं थी या बहुत कम होती थी। तो ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जो ग्लोबल इश्यूज है, उसकी वजह से अमेरिका और ग्लोबल इकोनॉमी, आपने बाकी देशों की बिल्कुल सही बात की, उसमें दिक्कतें आ रही है। इसी वजह से जो है हमने स्लो डाउन देखा है, एक समय पे रिसेशन जैसा माहौल भी देखा था। और अमेरिका में तो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया था, जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई थी तो बहुत बढ़ गया था। अब रशिया यूक्रेन वॉर के अलावा इजराइल हमास इशू भी है। यहाँ मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशनंदन का क्लियरली मानना है और मेरा आकाशनंदन इकोनॉमिस्ट का क्लियरली मानना है कि रशिया यूक्रेन वॉर का इम्पैक्ट तो ग्लोबल इकोनॉमी पे दिख गया है, बट अभी इजराइल हमास या उसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पे आना बाकी है, क्योंकि युद्ध के शुरू होने के कुछ देर बाद, कुछ लैग के बाद वो इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पे आता है। तो इसलिए अभी क्योंकि अमेरिका में इन्फ्लेशन उतनी कम नहीं हुई है कि वो इंटरेस्ट रेट कम कर पाए, तो जो जून में बात हो रही है कि शायद जून में इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, तो अमेरिका में वो भी अभी तक क्लियर नहीं है कि अमेरिका कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि अमेरिका इन्फ्लेशन को जो है किसी भी कीमत पर बढ़ाना नहीं चाहता। इन्फ्लेशन बढ़ती है तो फिर बॉन्ड प्राइसेस पे इम्पैक्ट आता है। पीछे हमने अमेरिका के बैंक्स पे भी कई इशू देखा आज से कुछ समय पहले। और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद अमेरिकन इकोनॉमी तो 2 क्वार्टर्स तक नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ में चली गई थी। अभी भी हम देखें जर्मन और जापान इकोनॉमी, जापान अब 4th बिगेस्ट इकोनॉमी है, जर्मनी 3rd बिगेस्ट बन गई है, लेकिन दोनों इकोनॉमीज अभी भी लड़खड़ा रही हैं। दोनों के अंदर कोई ऐसी साइजेबल ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही है। अमेरिका को तो हालात ये थे कि रशिया यूक्रेन वॉर के कुछ समय बाद उनको डेट सीलिंग अपनी बढ़ानी पड़ी, यानी कर्जा कितना ले सकता है अमेरिका, उस लिमिट को बढ़ाया गया। तो क्लियरली ग्लोबल इकोनॉमी में कहीं ना कहीं स्लो डाउन के हालात दिख रहे हैं। और ईरान इजराइल का भी हमने कॉन्फ्लिक्ट देखा कुछ वक्त पहले। हाँ, आवाज शांति है, लेकिन वो शांति क्या टेम्पररी है या परमानेंट है, ये भी सवाल है। फिर चाइना ताइवान का इशू भी गर्म है, अगर वहां एस्केलेशन होती है तो वो भी ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट डाल सकता है। बट इन सब हालातों के बावजूद हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ दे रही है। मार्केट की भी बात करें, हिंदुस्तान की मार्केट भी आज अच्छी है, तेज है। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है। जीएसटी कलेक्शन हमने देखा 2,10,000 करोड़ का, बहुत ही बढ़िया डेटा है। और जीएसटी कलेक्शन अच्छा होने का आम आदमी से रिलेशन है, क्योंकि आम आदमी के लिए हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज बनने का अब पैसा सरकार के पास और ज्यादा आ गया है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। जीएसटी कलेक्शन या फिर अगर टैक्स कलेक्शन की बात करें, दैट मीन्स इससे एक बड़ा क्लियर मैसेज ये होता है कि यहाँ पर लोगों की इनकम है तभी टैक्स पे कर